सोचिए, एक छोटा सा गांव जिसमें किसान अपने सूखे खेतों को देख के बोलता है, पहले अच्छी बारिश होती थी और गेहूं अच्छी होती थी। आजकल बारिश ठीक से नहीं आ रही और फसल खराब हो रही है। पता नहीं क्या करूं। इंडिया के लगभग 42% लोग अभी भी खेती करते हैं, लेकिन खेती अभी भी सिर्फ 17 से 18% कंट्रीब्यूशन देती है जीडीपी में। 120 मिलियन यानी 12 करोड़ किसान बारिश पे डिपेंड हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से मौसम अब इरेगुलर हो गया है। पूरे देश में एक ही सवाल है, किसान अब कैसे चलेगा? आज के वीडियो में हम जानेंगे किन प्रॉब्लम्स की वजह से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर अभी भी वीक है और समझेंगे दूसरे देशों ने इन प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व किया। सबसे पहले भारत के खेतों का हाल जान लेते हैं। बहुत लोग खेती से जुड़े हैं पर कमाई कम है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के 42% लोग खेती करते हैं और फिर भी एग्रीकल्चर जीडीपी में सिर्फ 17 से 18% कंट्रीब्यूशन देता है। अभी भी बहुत सारे किसान पुराने तरीके से खेती करते हैं। सिर्फ लगभग 48.8% जमीन सिंचित है यानी इरिगेटेड है। बाकी के 51.2% किसान अभी भी बारिश पर निर्भर है। हमारी फसल बर्बाद होने का डर बहुत ज़्यादा है। पिछले 50 सालों में ज़मीन काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुई है, पर जो फसल है वो यूज़ की हुई ज़मीन के मुताबिक प्रोड्यूस नहीं हो पाई है। जैसे कि कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं, इंडिया के काफ़ी क्रॉप्स पर हेक्टर ईयर दुनिया के एवरेज से भी कम है। यानी कि सिर्फ गेहूं को छोड़ के बाकी क्रॉप्स हम दुनिया के एवरेज से भी कम प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन इसका रीज़न क्या है? इसका एक ही रीज़न है, छोटे छोटे खेत। इंडिया में लगभग 85% खेत 2 हेक्टर से भी छोटे हैं। अब दोस्तों, हेक्टर इक्वल होता है 2.47 एकड़्स के। जब खेत छोटे हों तो नई मशीन्स और मॉडर्न टेक्निक्स लगाना मुश्किल हो जाता है। इंडिया में बहुत सारे किसानों के पास छोटी और फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग है, मतलब कि एक ही परिवार की जमीन भी 2 से 3 अलग जगह पर छोटे टुकड़ों में होती है। और इससे होता क्या है, मैकेनाइजेशन मुश्किल हो जाती है। जब खेत छोटे होते हैं, ट्रैक्टर को घुमाना मुश्किल हो जाता है। हार्वेस्टर या बड़ी मशीन प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाती। मशीन की कैपेसिटी फुल यूज नहीं हो पाती और फिर रिजल्ट, या तो मशीन लगती ही नहीं या फिर कॉस्ट पर एकड़ से ज़्यादा पड़ती है। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है पानी की कमी। सिर्फ 48.8% जमीन सिंचित है, यानी कि जमीन का आधे से थोड़ा सा कम हिस्सा ही इरिगेशन से कवर होता है। जो सिंचाई उपलब्ध है उसका बहुत बड़ा हिस्सा ट्यूबवेल से आता है। ट्यूबवेल्स वाटर डायरेक्ट अंडरग्राउंड से निकलते हैं और जब ज्यादा बोरवेल लगते हैं और ज्यादा पानी खींचता है तो ग्राउंड वाटर लेवल गिरता है। इसका सीधा नुकसान होता है, बोरवेल्स और पंप्स ज्यादा गहरे लगाने पड़ते हैं, कॉस्ट बढ़ जाती है। छोटे किसान जो पैसे कम कमाते हैं उनके लिए नए बोरवेल लगाना मुश्किल हो जाता है। लॉन्ग टर्म एक्वीफायर रिचार्ज कम हो जाता है। कुछ इलाकों में सलीन वाटर यानी कि पानी में नमक की मात्रा ज्यादा या लो क्वालिटी वाटर आ सकता है। पानी की कमी से डबल क्रॉपिंग और मल्टीपल क्रॉपिंग लगाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए टोटल प्रोडक्शन कम रह जाती है। तीसरा सबसे बड़ा रीजन आता है मॉनसून का उलट पुलट होना। कभी बहुत तेज बारिश तो कभी बिल्कुल बारिश न होना। मॉनसून अब प्रिडिक्टेबल नहीं रहा। कभी शॉर्ट पीरियड में बहुत तेज रेनफॉल हो जाती है तो फ्लडिंग आ जाती है। कभी पानी नहीं पड़ता तो ड्रोट यानी सूखा पड़ जाता है। इसका इफेक्ट फार्मिंग पे बहुत डायरेक्ट होता है। सीड बोने का सही समय निकल जाता है। तेज बारिश से बीज डूब जाते हैं और देर से बारिश होने से जर्मिनेशन फेल हो जाती है। फ्लड से मिट्टी धीरे धीरे मरने लगती है। बीज और खाद का नुकसान होता है और खरीफ की फसल बर्बाद हो जाती है। सूखे की वजह से क्रॉप्स को पानी कम मिलता है, यील्ड गिरता है, पैरासाइट डिजीज का खतरा बढ़ जाता है। इरेक्टिक रेनफॉल से प्लांटिंग कैलेंडर, लेबर शेड्यूलिंग और खर्चे अनप्रेडिक्टेबल हो जाते हैं। फार्मर्स के लिए रिस्क और फाइनेंशियल स्ट्रेस बढ़ जाता है। चौथा सबसे बड़ा रीजन आता है लो प्रोडक्टिविटी। लो प्रोडक्टिविटी का मतलब है ज्यादा पैदावार ना होना। फसल का पर हेक्टर प्रोडक्शन बहुत जगहों पर कम है। इसके कारण है सोइल फर्टिलिटी डिग्रेड हो चुकी है। कंटिन्यूसली मोनोक्रॉपिंग और ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजेशन सोइल स्ट्रक्चर को खराब कर देती है। इनपुट्स जैसे क्वालिटी फीड, फर्टिलाइजर, डीजल महंगे हो गए हैं और छोटे किसान इन्हें सही अमाउंट में अफोर्ड नहीं कर पाते।
इरिगेशन लिमिटेड है और अगर पानी कमी हो तो वाटर इंटेंसिव हाई यील्डिंग वेराइटीज को फायदा नहीं मिलता। वाटर इंटेंसिव हाई यील्डिंग्स का मतलब होता है ऐसे इम्प्रूव्ड बीज जो ज़्यादा फसल देने के लिए बनाए गए होते हैं। हाई यील्डिंग वेराइटीज को ज़्यादा पानी चाहिए होता है। उनका डिज़ाइन ऐसा ही होता है कि प्रॉपर इरिगेशन मिले तभी वो ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं और जब पानी की कमी हो तो अच्छी तरह यूज़ नहीं हो पाते। मैकेनाइजेशन और मॉडर्न टेक्निक का एक्सेस भी किसानों के पास काफ़ी कम है। एक्सटेंशन सर्विस भी काफ़ी ज़्यादा पोर है। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? कम प्रोडक्शन इक्वल कम मार्केटेबल सरप्लस और इक्वल कम इनकम। और जब इनकम ही कम होगी तो किसान नई इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा, साइकिल टाइट हो जाएगा। पांचवा बड़ा रीजन है मार्केट और कर्जा। सही मंडी तक पहुंच मुश्किल। किसान जो प्रोड्यूस करता है वो डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंचने में बहुत मुश्किल फेस करता है। मिडिलमैन अक्सर प्राइस कंट्रोल कर देते हैं। ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज और कोल्ड चेन ना होने से फार्मर अपनी फसल को लोकल मंडी में सस्ते कीमत पर बेच देता है और हार्वेस्ट टाइम पर जब मार्केट में सप्लाई ज्यादा होती है प्राइस गिर जाते हैं। फार्मर्स को तुरंत पैसे चाहिए होते हैं तो स्ट्रेस में आकर सस्ते में सेल कर देते हैं। फॉर्मल क्रेडिट बैंक लोन तक एक्सेस कम होने की वजह से वो हाई इंटरेस्ट इनफॉर्मल लोन ले लेते हैं। प्राइस गिरने पर कर्जा चुकाना मुश्किल हो जाता है और इससे डेबिट सर्कल चालू हो जाता है। जब फसल फेल हो जाती है तो लोन भरना मुश्किल हो जाता है। बहुत से किसान कर्जे में उलझ जाते हैं। रिपोर्ट्स की मान तो 2024 में महाराष्ट्र में डिप्रेशन और कर्ज की वजह से कई किसानों ने सुसाइड किया है और ये बहुत ही दुखद बात है। अब हमने सारे प्रॉब्लम्स को अच्छी तरह समझ लिया है। अब जरा ये समझते हैं बाकी देशों ने इन प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व किया। सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं इजराइल का। इजराइल में नेचुरल फ्रेश वाटर रिसोर्सेज बहुत ही लिमिटेड हैं। डेजर्ट एरिया ज़्यादा है, फिर भी उन्होंने एग्रीकल्चर को एफिशिएंट बना दिया। लेकिन कैसे? इसका जवाब है डिप इरिगेशन। पानी सीधा प्लांट्स की रूट तक पाइप से दिया जाता है। इवेपोरेशन कम होता है। फ्लड इरिगेशन के कंपैरिजन में 30 से 60% तक पानी बचता है। फ्लड इरिगेशन तो वो तरीका होता है जिस तरह हम अभी पानी देते हैं, सीधा बोरवेल छोड़ देते हैं और सारे खेत फ्लड की तरफ बह जाते हैं। फर्टिलाइजर भी पानी के साथ कंट्रोल अमाउंट में दिया जाता है जिसे फर्टिगेशन बोलते हैं। दूसरा सोल्यूशन इजराइल लाता है वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट। घर और इंडस्ट्री का वाटर वेस्ट को ट्रीट करके दोबारा फार्मिंग में यूज करता है। लगभग 85 से 90% वेस्ट वाटर रिसाइकल होता है। इससे फ्रेश वाटर पर प्रेशर कम पड़ता है और रिजल्ट पानी कम होने के बावजूद भी हाई वैल्यू क्रॉप्स और प्रोडक्शन पॉसिबल है। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं चीन का। वहाँ पर छोटे खेतों की काफी ज़्यादा प्रॉब्लम है जो कि इंडिया में सेम है। चाइना में बहुत जगह लैंड होल्डिंग छोटी है लेकिन उन्होंने टेक्नोलॉजी का हैवी यूज किया। कैसे? एग्रीकल्चर ड्रोन्स, पेस्टिसाइड्स और सीड्स ड्रोन की हेल्प से स्प्रेड किए जाते हैं और ड्रोन की हेल्प से क्रॉप हेल्थ मॉनिटर किए जाते हैं और इससे होता क्या है? टाइम और लेबर दोनों बचती हैं। दूसरा सोल्यूशन ये करते हैं स्मॉल मशीन्स का। छोटे लैंड होल्डिंग के लिए मिनी ट्रैक्टर्स और कॉम्पैक्ट हार्वेस्टर्स छोटे फील्ड के डिजाइन किए गए हैं। इन छोटे मशीन्स को कस्टम हायरिंग सर्विस और फार्मर्स रेंट पर यूज करते हैं और इससे होता क्या है? इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और लेबर कॉस्ट कंट्रोल में आती है। अब चौथा देखते हैं नीदरलैंड्स, जापान और यूनाइटेड स्टेट। इन्होंने क्या किया? इन्होंने खेतों की जगह कंट्रोल फार्मिंग पर फोकस किया। समझाता हूँ कैसे। सबसे पहले आता है ग्रीन हाउस फार्मिंग। ग्रीन हाउस फार्मिंग से टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और लाइट कंट्रोल होती है। जो सीजन पर हम डिपेंड रहते हैं वो डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है और पानी का बहुत ज़्यादा एफिशिएंट यूज होता है। और दूसरा काफ़ी ज़्यादा एडवांस तरीका आता है, उसे कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। मिट्टी की जगह न्यूट्रिएंट रिच पानी में प्लांट्स को उगाते हैं और पानी रिसाइकल होता रहता है। ट्रेडिशनल फार्मिंग से 70 से 90% पानी कम लगता है इसमें और इसका रिजल्ट क्या आया? कम जमीन और कम पानी में भी हाई फार्मिंग और प्रोडक्शन मिलती है। और इसलिए नीदरलैंड्स जैसे छोटी कंट्री ने भी इन मेथड का यूज करके दुनिया के टॉप एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर्स में अपनी जगह बना ली है। इन देशों ने सिंपल टेकअवे दिए। इजराइल ने पानी को स्मार्ट तरीके से मैनेज किया। चाइना ने टेक्नोलॉजी से छोटे खेतों को प्रोडक्टिव बनाया। नीदरलैंड, जापान, यूएस ने कंट्रोल फार्मिंग पर कम रिसोर्सेज में ज़्यादा आउटपुट दिया। ये एग्जाम्पल दिखाते हैं कि प्रॉब्लम पानी या ज़मीन की नहीं है, अप्रोच और टेक्नोलॉजी की होती है। इन एग्जाम्पल से हमें आइडिया मिलता है हम क्या अपना सकते हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए? हम सबसे पहले ड्रिप इरिगेशन को अपनाना होगा। ड्रिप इरिगेशन में पानी पाइप से सीधा प्लांट्स की जड़ों तक जाता है। इससे बेकार बहने वाला पानी और इवेपोरेशन दोनों कम हो जाएगी। क्यों यूजफुल है ये हमारे लिए?
50 से 80% तक पानी बचा सकते हैं। बिजली और डीजल का खर्चा तो कम आएगा। फर्टिलाइजर भी पानी के साथ कंट्रोल अमाउंट में दे दिया जाएगा, जिससे काफी ज्यादा मेहनत बचेगी और इससे फार्मिंग स्टेबल रहती है, खासकर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के लिए। हमारी सरकार माइक्रो इरिगेशन पर सब्सिडी देती है। प्रॉब्लम ज्यादातर अवेयरनेस और इनिशियल पेपर वर्क पर होती है। अगर एफपीओ और कोऑपरेटिव के थ्रू अप्लाई किया जाए तो प्रोसेस आसान हो सकता है। दूसरा हमें स्टेप लेना होगा क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग। वेदर के भरोसे रहना काफी ज्यादा खतरनाक होता है, इसलिए फार्मिंग को भी स्मार्ट बनाना होगा। सबसे पहले हमें सीड चॉइस करनी होगी। ड्रॉट रेजिस्टेंस यानी सूखे से बचाव वाले और शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटी सीड्स चुनने होंगे। इससे फसल बर्बाद होने का खतरा कम होगा। और हमें क्रॉप्स को रोटेशन में करना होगा। हर साल एक ही फसल लगाने से मिट्टी थक जाती है। ऑयल सीड्स या फोडर क्रॉप्स को रोटेट करना होगा। ऑयल सीड्स या फोडर क्रॉप्स को रोटेट करने से सोइल फर्टिलिटी बेटर होती है। हमें सोइल हेल्थ पर काफी ज्यादा ध्यान देना होगा। सोइल टेस्टिंग करके ही खाद को यूज करो। अंदाजा लगाकर फर्टिलाइजर डालने से पैसे तो वेस्ट होते ही हैं और मिट्टी भी खराब होती है। वेदर प्लानिंग को भी ध्यान में रखना होगा। लोकल वेदर एप्स और IMD फोरकास्ट देखकर बीज बोने से टाइम एडजस्ट करो। सुनने में काफी ज्यादा मजाकिया लग रहा होगा, लेकिन छोटी छोटी चीजों से काफी इफेक्ट पड़ता है। 4 से 5 दिन के एक्यूरेट फोरकास्ट भी काफी नुकसान बचा सकता है। हमें टेक और ट्रेनिंग पर भी काफी ध्यान देना होगा। टेक्नोलॉजी भी तभी काम आएगी जब उसको यूज करना आएगा। इंटरनेट और मोबाइल कवरेज को गांव में काफी ज्यादा पहुंचाना होगा। गांव में कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग होगी तो मार्केट प्राइस, वेदर और स्कीम्स की इन्फो इजीली मिलेगी। हमें ड्रोन और सेंसर्स का भी यूज करना चाहिए। ड्रोन्स की हेल्प से दवा काफी तेजी से स्प्रे होती है और क्रॉप हेल्थ मॉनिटरिंग बहुत ज्यादा इजी हो जाती है। लेबर कॉस्ट भी कम हो जाती है। हमें कॉस्ट कम करने के लिए कस्टम हायरिंग मशीन पर भी ध्यान देना होगा। हर किसान को ट्रैक्टर खरीदने की जरूरत नहीं है। किराए पर मशीन मिले तो कॉस्ट कम होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ट्रेनिंग, एक्सटेंशन प्रोग्राम्स और फील्ड डेमोन्स्ट्रेशन जरूरी हैं, पर सिर्फ स्कीम अनाउंस कर देने से काफी नहीं होता। मार्केट और रिसोर्स पर भी काफी ध्यान देने की जरूरत है। प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ इनकम भी सिक्योर करनी भी जरूरी है। इनकम काफी ज्यादा एसेंशियल होती है एक किसान के लिए। हमें क्रॉप इंश्योरेंस की भी अवेयरनेस लानी चाहिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसे प्रोग्राम्स को सिंपल और ट्रांसपेरेंट बनाना होगा ताकि किसान उनका ज्यादा से ज्यादा यूज कर पाएं। हमें डायरेक्ट मार्केट लिंक्स पर भी ध्यान देना होगा। ई नाम से फार्मर्स को अलग अलग मंडियों के दाम देखने का ऑप्शन मिलता है। अगर किसानों को प्राइस की नॉलेज ज्यादा होगी तो बीच वालों का कंट्रोल भी कम होगा। किसानों को सस्ते लोन्स भी प्रोवाइड करना चाहिए। टाइम पर क्रेडिट मिले तो किसान फॉर्मल हाई इंटरेस्ट लोन से बचेगा। हमें पॉलिसी और लोकल कामों पर भी ध्यान देना चाहिए। महिला और युवा किसान को ट्रेनिंग और स्टार्टअप सपोर्ट दिए जाए तो इनोवेशन बढ़ेगा। हमें वाटर बॉडीज जैसे गाँव के तालाब और छोटे नदियों को साफ करना होगा ताकि लॉन्ग टर्म वाटर सिक्योरिटी बढ़े। हमें छोटे किसानों पर भी ध्यान देना होगा। छोटे फार्मर्स मिलकर प्रोडक्शन करें तो मैकेनाइजेशन और बार्गेनिंग पावर दोनों बढ़ेगी। अगर हम ये सब मिलके करें तो धीरे धीरे हमारे खेत स्मार्ट फार्मिंग और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बन जाएंगे। किसान हमारे देश की पहचान है और उनकी मदद करना हमारी जिम्मेदारी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको देश से जुड़ी प्रॉब्लम्स और उनके सोल्यूशन जानने हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हम फ्यूचर में आपके लिए ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहें।